वी आर गोइंग टू डू माइनिंग सेक्टर इन इंडिया. इट इज़ रिलेटेड विद GS पेपर 1. GS पेपर 1 से रिलेटेड है मेंस के पर्सपेक्टिव से. तो माइनिंग सेक्टर इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. माइनिंग सेक्टर इन इंडिया इज टर्म्ड to be one of the core industries of the Indian economy for it provides basic raw material to many important industries. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ है, इसको रॉ मटेरियल जो होता है, माइंस वाइंस हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है और ये ज़्यादातर प्रॉक्सिमिटी में ही होते हैं. ठीक. तो माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल जियोग्राफिकल कंपोनेंट. तो वैल्यूएबल जियोग्राफिकल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना. फिर स्टेटस ऑफ माइनिंग आप देख सकते हैं. कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी डिस्पाइट ओनली वेरिंग बिटवीन 2.2 to 2.5% of industrial sector's GDP. तो it comprises of 2.2 to 2.5% of the industrial sector's GDP. The mining sector's GDP contribution, जो mining sector का GDP है contribution ranges from 10 to 11%. तो ये एक डेटा है, आप देख सकते हैं कि mining sector's GDP contribution is 10 to 11%. फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, माइनिंग इंडस्ट्री विच इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयज़ 5.5 करोड़ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एम्प्लॉयज़ रफली 1.1 करोड़ पीपल. ठीक है. फिर रेवेन्यू की बात करें, इंडियाज़ GDP फ्रॉम माइनिंग यहाँ से लेकर के 645 बिलियन इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 टू 787.32 बिलियन इन द फोर्थ क्वार्टर इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में पहुंच गया. तो इट इज़ प्लान टू रेज माइनिंग्स कंट्रीब्यूशन टू ₹8 लाख करोड़ बाई फाइनेंशियल ईयर 24-25. तो 8 लाख करोड़ तक बनाया. तो ये 787 मिलियन जो है वो, इससे आप 8 लाख करोड़ तक ले जाओ. ठीक है. ये कुछ चीज़ें होंगी. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. इंडिया हैज़ अ वेल्थ ऑफ मिनरल रिसोर्स. तो ओवर 20,000 नोन मिनरल डिपॉजिट है और 60 मिनरल रिजर्व्स हैं. तो डिपॉजिट्स तो ढेर सारे हैं, पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल डिपॉजिट एंड मिनरल रिजर्व्स. तो मिनरल रिजर्व जो है एफिशिएंटली जो माइनेबल पार्ट है. ठीक है. डिपॉजिट तो ढेर सारे हैं, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे जिस डिपॉजिट्स में माइनिंग की जा सकती है एफिशिएंटली और जहाँ से फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिटेबल है और जो रिकवरेबल है प्रॉपरली, तो वो चीज़ जो है मिनरल रिजर्व है. तो दे वी हैव 60 मिनरल रिजर्व जहाँ से प्रॉपर माइनिंग की जाती है. डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं. 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव माइंस आर लोकेटेड इन 11 स्टेट्स. तो जो भी एक्टिव माइंस है वो टोटल जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें 11 स्टेट्स जो हैं वहाँ पे 90% ऑफ द टोटल एक्टिव माइंस प्रेजेंट है. जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है. देखिए यहाँ यूपी का नाम नहीं आया है. ठीक है. तो 90 यूपी का नाम यहाँ पे नहीं मेंशन, ज़रूरी है, ध्यान रख लीजिए जो यूपी के बच्चे. इंडिया हैज़ द फॉलोइंग मिनरल रिजर्व. आयरन है, क्रोमाइट है, कॉपर, माइका, मैग्नीज एंड ऑल दैट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. एनर्जी रिसोर्सेज, यूरेनियम, थोरियम, पेट्रोलियम, कोल. ओके. ये सब इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक. थोरियम, यूरेनियम. थोरियम पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, आप देख लें. यूरेनियम पे, थोरियम पे डिपॉजिट्स कहाँ हैं. ठीक है. इंडियाज़ कोल इंडस्ट्रीज़, गोदावरी, महानदी, सोन, दामोदर, यहाँ 90% ऑफ द कोल डिपॉजिट है. कौन से? गोदावरी में, महानदी, ओके, साउथ में, सोन एंड दामोदर बेसिन्स. तो यहाँ पे 97% ऑफ कोल डिपॉजिट. फिर रानीगंज, झारिया, बोकारो, मध्य प्रदेश माइनिंग रीजन है कोल माइनिंग के लिए. ठीक है. झारखंड में है झारिया, फेमस फॉर कोल डिपॉजिट और माइनिंग. देन लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया प्रोड्यूस सिंगरेनी कोलियरीज. यहाँ से जो कोल सबसे ज़्यादा बनता है सिंगरेनी कोलियरीज, सिंगरेनी से. सिंगरेनी याद रखिए. द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइनिंग इन इंडिया. स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट है उसके नंबर 23 ऑफ लिस्ट 2. ये क्या है? ओन, इससे अधिकार मिलता है स्टेट लिस्ट के 23 से. स्टेट जो लॉज बनाता है स्टेट. तो द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओन द मिनरल फाउंड विद इन इट्स बॉर्डर अंडर द एंट्री एट सीरियल नंबर 32. पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ओन द मिनरल लोकेटेड इन EEZ, स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ये है वाटर वाला रीजन है, पानी है. ठीक है. अब जो भी हो ये ऐसे. अब यहाँ 2 नॉटिकल माइल, यहाँ पे आप देखिए 20 नॉटिकल माइल्स.
अब यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। मे बी इट इज़ नॉट 20, आई विल कन्फर्म यू। सो सॉरी, इट्स नॉट 20, इट्स 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ ये देखिए, ये 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स ये लैंड है, यहाँ से पानी रीजन ओशियन वाटर शुरू हो गया, तो ये टेरिटोरियल रीजन है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स का, ठीक। अब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स तक ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया, ठीक। तो जो सेंट्रल लिस्ट है, ओन द मिनरल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओन द मिनरल विद इन इंडियाज EEZ बाई एंट्री एट सीरियल नंबर 52। सेंट्रल लिस्ट के सीरियल नंबर 54 इनको अधिकार देता है। इसी के तहत माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 बनाया गया था, वॉज क्रिएटेड, ठीक है। इन दिस रिस्पॉन्स, थोड़ा हम इनलाज कर लेते हैं, छोटा है। फिर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक्सप्लोरिंग होता है, और माइनिंग जो मिनरल होता है वो ISA के नियम कानून के तहत होता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। गवर्नड बाई ISA, इट इज़ गवर्नड बाई अ UN ट्रीटी टू विच इंडिया इज पार्टी, इंडिया इसका पार्टी है। हैज़ बीन ग्रांटेड द सोल राइट टू एक्सप्लोर द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स स्प्रेड अक्रॉस 75,000 किलोमीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। तो PMN, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो पाए जाते हैं, तो दीज आर मिनरल रिच रिसोर्सेज, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर पॉलीमेटेलिक। सो ये देखिए, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का डायग्राम है। सो ये पोटैटो शेप्ड होते हैं, दीज आर मैंगनीज नोड्यूल्स, तो मिनरल्स होते हैं इसमें, मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं, कोबाल्टिकल, आयरन, ये सब, तो ये मिनरल्स है। ये देखिए आप नोड्यूल देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ नोड्यूल्स पाया गया है, यू कैन से इट, ये नोड्यूल्स पीछे। तो नोड्यूल्स का काम यहाँ देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ नोड्यूल्स के लिए दिखाया गया, ये कैसे निकाला जा रहा है नोड्यूल, ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से माइनिंग हो रही है नोड्यूल्स की, ठीक है। ये मैंगनीज नोड्यूल, ये है, दिखता है ऐसा मैंगनीज नोड्यूल। सो आप समझ गए होंगे, ओके, दैट्स ऑल। So we have seen polymetallic nodules spread across 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंट्रल ओशियन बेसिन। तो ISA जो है अधिकार देता है और रिकग्नाइज, और इसका इंडिया पार्टी है, ठीक है, ISA का। अब MMDR एक्ट जो है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, ये 2021 में आया था, ठीक है। इस किस चीज़ के लिए, ये टू रेजुविनेट, फिर से जीवित करे, पुनर्जीवित करे, रेजुविनेट द माइनल सेक्टर। कैसे? इट परमिट्स ऑल कैप्टिव माइंस टू सेल अप टू 50% ऑफ द मिनरल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। कैप्टिव माइंस क्या होता था, माइंस लिए जाते थे, माइंस जो लीज ली जाती थी कोई पर्टिकुलर एंड यूज़ के, स्पेसिफिक एंड यूज़ के लिए ली जाती थी, स्पेसिफिक एंड यूज़ के लिए, ठीक है, कि भाई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे, न इसको बेच पाएंगे। कोई मिनरल आपने माइनिंग किया है, तो जो प्रॉपर मिनरल है, ठीक है, जो आप पर्टिकुलर मिनरल यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप माइन कर रहे हो, वो पर्टिकुलर एंड यूज़ के लिए होगा, कोई बेचने के लिए या किसी और पर्पस के लिए नहीं करोगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, सच एज आयरन ओर माइन फॉर स्टील मिल, तो स्टील मिल के लिए आयरन ओर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैप्टिव माइनिंग था, तो ये परमिट करता है, इट परमिट्स द कैप्टिव। अब क्या हो गया कि 100% था कि कैप्टिव माइनिंग ही होगी, आपको ज़रा नहीं करना। अब 50% ऑफ द मिनरल जो है कैप्टिव माइनिंग के लिए होगा, और 50% मिनरल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको सेल कर सकें। तो 50% आप कैप्टिव माइनिंग के लिए यूज़ करोगे, प्लस 50% आप इसको बच गया, आप इस्तेमाल कर लो अपनी इंडस्ट्री में, जो भी है स्पेसिफिक यूज़ कर लो। उसके बाद जो बच जाएगा, या 50% जो आप उसको सेल भी कर सकते हो, तो बेचने का भी अधिकार दे दिया गया है। यहाँ लिखा है ना, माइनिंग फॉर स्पेसिफिक एंड यूज़ कैप्टिव माइनिंग, तो अलाउ करता था गवर्नमेंट टू रिजर्व एनी माइनिंग फॉर लीजिंग थ्रू एन ऑक्शन स्पेसिफिक एंड यूज़, फॉर स्पेसिफिक एंड यूज़ के लिए। तो अब आप 50% सेल भी कर सकते हो। टू प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हर जगह है, ठीक है। टू इनकरेज द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, आसानी हो सके बिजनेस में, लीगल हर्डल्स, एग्जीक्यूटिव हर्डल्स, ठीक है, बहुत सारे डिमांड सप्लाई हर्डल्स, बहुत तरह के हर्डल्स होते हैं, ठीक। तो उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ऑल दैट, टू इनकरेज द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपायर्ड माइनिंग लीजेज statutory approvals are still valid even after the termination or expiration and are given to the mines law। अगर आपका एक्सपायर भी हो गया है, माइनिंग लीज एक्सपायर भी हो गई है, तो आप फिर भी एक्सपायर होने के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, कि तुरंत ख़त्म नहीं हो जाएगा, यू कैन बी एक्सटेंडेड। हम PRS इंडिया से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन बेटर इन दैट। सो ये 2021 का बिल है, देखिए, द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन
अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स, वही है कैप्टिव माइनिंग के बारे में है। सेल ऑफ मिनरल बाय कैप्टिव मिनरल 50%, यहाँ देखिए लिखा है बिल प्रोवाइड्स दैट कैप्टिव माइनिंग में सेल अप टू 50% ऑफ देयर एनुअल मिनरल प्रोडक्शन इन ओपन मार्केट आफ्टर मीटिंग देयर ओन नीड, ठीक है, अपनी नीड पूरी करके आप दोबारा बाकी बेच दो। ऑक्शन बाई गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट स्टेट्स कंडक्ट द ऑक्शन ऑफ मिनरल कंसेशन इंक्लूडिंग माइनिंग लीज एंड प्रोस्पेक्टिंग लीज कम लाइसेंस। प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोर करना, सर्च करना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो रिजर्व्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ और पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये मिनरल पाया जाए, उसको एक्सप्लोरिंग करना, एनालिसिस करना, ठीक है, माइनिंग नहीं करना। प्रोस्पेक्टिंग लीज कम माइनिंग लीज, ठीक है। तो मिनरल कंसेशन जो इंक्लूड होगा माइनिंग लीज होगा प्लस प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होगा। द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑक्शन प्रोसेस, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टाइम पीरियड बनाओ, ठीक है, ऑक्शन के लिए इन कंसल्टेशन। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अनेबल है टू कंप्लीट द ऑक्शन, अगर नहीं कर पा रहे स्टेट गवर्नमेंट इस पीरियड के अंदर, तो ऑक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगा। ट्रांसफर ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंस अपॉन एक्सपायरी ऑफ द माइनिंग लीज। हाँ, अब अगर माइनिंग लीज एक्सपायरी हो गया तो क्या होगा, माइनिंग लीज आर लीज टू न्यू पर्सन, तो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस issued to the previous lessee are transferred to the new lessee for a period of 2 years. The new lessee is required to obtain fresh clearance within 2 years. ठीक है, नया क्लियरेंस नए वाले को लेना है। The bill replaces the provision instead provides that transferred strategically will be valid throughout the lease. ये आप आगे देखिए, exploration of mines with expired lease. The bill adds that mines other than coal, lignite, atomic को छोड़ के, यहाँ coal, lignite और atomic को छोड़ के whose lease has expired, जिसका lease expired हो गया, may be allocated to government company. This will be applicable if the auction process for granting a new lease has not been completed. अगर कंप्लीट नहीं हो चुका है तो गवर्नमेंट कंपनी को दे दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट को, अगर कंप्लीट नहीं हुआ ग्रांटिंग प्रोसेस। और द न्यू लीज हैज़ बीन टर्मिनेटेड विद एन ईयर ऑफ द ऑक्शन, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट अ लीज फॉर सच अमाउंट टू गवर्नमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड अप टू 10 years और अंटिल द, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स राइट्स। 2015 का एक्ट वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड द माइंस विल बी लीज थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस। Existing concession holders and applicants have been provided with certain rights. There is a right to obtain prospecting license or mining lease to a holder of reconnaissance permit और prospecting license. ठीक है, अब ये डिटेल इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्सटेंशंस ऑफ लीज टू गवर्नमेंट कंपनीज, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द पीरियड ऑफ माइनिंग लीज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स दैट माइनिंग लैब लीज विल लैप्स इफ द लेसी इज नॉट एबल टू स्टार्ट माइनिंग। अब 2 साल के अंदर आप माइनिंग नहीं स्टार्ट कर पाए तो आपका चला जाएगा। हैज़ डिसकंटिन्यूड माइनिंग ऑपरेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया माइनिंग करना तो भी चला जाएगा। 2 साल के पहले आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी चला जाएगा। हाउएवर द लीज विल नॉट लैप्स एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इफ अ कंसेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अपॉन एप्लीकेशन। भाई आप कंसेशन के लिए अप्लाई कर दो, तब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इफ कंसेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसेशन दे दे, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब लैप्स नहीं करे। द बिल एड्स दैट द थ्रेशोल्ड पीरियड ऑफ लैप्स may be extended by the state government only once and up to 1 year। तो जो लैप्स है ये एक्सटेंशन है स्टेट गवर्नमेंट करेगा ओनली, ठीक है। आगे ये तो 2021 की बिल हम देख रहे हैं, नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉग्नाइज परमिट। अब आगे तो देखिए ये पूरा प्रोविजंस था, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, वेट अ मिनट, सो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि टू इनकरेज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपायर्ड माइनिंग लीजेस स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स आर स्टिल वैलिड, ठीक है, जो अप्रूवल है अभी भी वैलिड है इवन आफ्टर द टर्मिनेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, एंड आर गिवन टू द माइंस न्यू लेसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन वी हैव एक्सप्लेन्ड इट कि पीछे हम देख चुके हैं। डिफाइनिंग विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, ये सेक्शन 23C रूल्स एक्ट्स दैट रेज ट्रांसपोर्ट और कॉज रेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मिनरल विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस कैन रिजल्ट इन द पेनाल्टीज फॉर माइनर्स अंडर दिस सेक्शन। सो यहाँ कोई विदाउट लॉफुल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, जो पहले डिफाइन नहीं किया गया था विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। यहाँ ये लिखा है कि ओनली वायलेशंस ऑफ सेक्शन 23C रूल्स और एक्ट्स दैट रेज ट्रांसपोर्ट और कॉज टू रेज और ट्रांसपोर्ट एनी मिनरल। तो वो रूल, वो वायलेशन, ओनली वायलेशंस ऑफ सेक्शन 23C रूल्स और एक्ट्स दैट रेज ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट टू रेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एनी मिनरल विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस। तो ये माइनिंग लीज हो या तो प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस हो तो कंपोजिट लाइसेंस कैन रिजल्ट इन पेनाल्टी फॉर माइनर्स। तो माइनर्स के लिए पेनाल्टी है। तो अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज है, कंपोजिट लाइसेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तो यू विल बी पेनाल्टी आपको मिलेगी। सो एनीवन इन द लॉ बैकग्राउंड कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। फिर एम्पावर्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट
empowered the central government to hold auction in cases when states experience problem or missed। अगर स्टेट ऑक्शन नहीं कर पा रहा है और विद इन 2 ईयर, हमने जो पहले पढ़ा कि 2 ईयर के टाइम पीरियड में, ठीक है, पहले तो ये है कि विद इन टाइम फ्रेम दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन कर दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन नहीं कर पा रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन करेगा। फिर अब कैसे कैसे लीज हटा दी जाएगी, भाई किसी को दे दी गई, 2 साल के अंदर उसने माइनिंग स्टार्ट नहीं किया है तो उसको चला जाएगा, ठीक है। तो 2 साल तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो या तो खुद 2 साल बाद वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है तब भी लीज चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें empowered the central government to hold auction in case when the state experience problem or missed deadline determined or after consulting with the state government, ठीक है। फिर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट क्या कह रहा है कि MMDR एक्ट हैज़ बीन रिवाइज स्पेसिफिकली द सेकेंड शेड्यूल। तो अब इसको MMDR एक्ट 1957 को रिवाइज कर दिया गया है स्पेसिफिकली, इसका जो सेकेंड शेड्यूल है, ठीक। अथॉरिटीज़ गवर्निंग माइनिंग इन इंडिया, कौन कौन से अथॉरिटी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है, इंचार्ज सर्वे करता है, एक्सप्लोर करता ऑल मिनरल्स, कोल नेचुरल गैस को नहीं करता है, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं करता, बाकी सबका करता है। नॉन फेरस मेटलर्जी एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द MMDR एक्ट का मैनेजमेंट भी यही कर रहा है, ठीक है। थोड़ा भी हम बड़ा करके देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल जियो साइंटिफिक डेटा एंड इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री आर प्रोड्यूस्ड एंड अपडेटेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। तो जो नेशनल जो भी डेटा है, जियो साइंटिफिक डेटा और इवेल्यूशन है माइनर मिनरल का कंट्री का, वो प्रोड्यूस होता है और अपडेट किया जाता है बाई GSI, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहाँ कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम हटा लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला ये इसका नहीं करता। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट करना, भैया कोई माइनिंग से हार्मफुल इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे या एयर पे कुछ, वाइल प्रमोटिंग कंजर्विंग एंड स्पेशली डेवलपिंग मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, साइंटिफिकली मिनरल रिसोर्स को डेवलप किया जा सके, उसको कंजर्व भी किया जा सके, भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ हो ना, SDs हो, विदाउट भाई मिनरल प्रॉपरली यूज़ करें, भाई दोबारा तो बनेगा नहीं, मिनरल मिलेगा नहीं, रेजुमिनेट तो फिर इतना रिसाइकल दोबारा बार होता नहीं है। फिर MOFCC जो है वो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाएगा, प्रोग्राम्स बनाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कैरीड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ MOFCC हो गया। अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ। अब गवर्नमेंट्स का ओन असेसमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ओन असेसमेंट, 1 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ इन माइनिंग में अगर 1 परसेंटेज पॉइंट का ग्रोथ हो रहा है तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 1.2 से 1.4% का ग्रोथ हो रहा है, तो 0.2 और 0.4% बढ़ गया, ठीक। तो 1.2 से 1.4 लगभग 1.5 गुना, 1.4 कह सकते हैं 1.5 गुना, तो 1.5 गुना तक आपका ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ 1% ग्रोथ पॉइंट हो रहा है अगर माइनिंग में। एम्प्लॉयमेंट क्या है? 1 डायरेक्ट जॉब इन द सेक्टर क्रिएट्स 10 इनडायरेक्ट जॉब्स। अब इस सेक्टर में एक डायरेक्ट जॉब दे दो तो इनडायरेक्टली जो भी ग्रोथ होती है उससे ग्रोथ होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डेवलप करता है, क्योंकि बार बार मिनरल्स आपको अवेलेबल है, माइनिंग प्रॉपर्ली हो रही है, मिनरल्स की कमी नहीं हो रही है, जिससे डिमांड जो होती है उसकी सप्लाई होता रहता है। तो डिमांड सप्लाई मिनरल्स और मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल और इंडस्ट्री के बीच में डिमांड सप्लाई का मिसमैच नहीं है, तो इस वजह से क्या है, 1 डायरेक्ट जॉब इससे 10 इनडायरेक्ट जॉब, और फ्लरिश करता है, इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड करती हैं तो उससे जॉब क्रिएट होगी, बस यही है। लेबर इंटेंसिव, लेबर बहुत चाहिए, खासकर अनस्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनके लिए, खन्ना वन्ना खोदना, अनस्किल्ड लेबर कोई भी काम करा लिया जाता है, स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े इंजीनियर्स हम बता देते हैं ये करना वो करना। प्रोडक्शन, इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोल डिपॉजिट, तो 5th लार्जेस्ट है, पर वी आर प्रोड्यूसर ऑफ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट, ओके। फिनिश्ड स्टील हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? फिनिश्ड स्टील हम एक्सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, द माइनिंग एंड क्वायरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन टू GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना है? GVA में जो कंट्रीब्यूशन है 2.38% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2002, तो इनका जो GVA है वो 2.38% है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 2.38%, ठीक। उसके बाद एज पर 2019 डेटा, मिनरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द GDP इज़ 1.75%, तो मिनरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है मिनरल सेक्टर का GDP में 1.75% है, कंट्री की GDP में मिनरल सेक्टर जो है मिनरल सेक्टर ये जो है कंट्रीब्यूट करता है 1.75%, ठीक है। और नेशनल मिनरल पॉलिसी बनाई गई है 2019,
इट डायरेक्ट्स द इंक्रीज द डोमेस्टिक मिनरल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए एंड रिड्यूस द ट्रेड डिफिसिट्स इन द मिनरल सेक्टर में फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो घाटा जो हो रहा है वो मिनरल सेक्टर नेक्स्ट 7 ईयर्स में इसको रिड्यूस करो और डोमेस्टिक मिनरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है। नेशनल मिनरल पॉलिसी, नेशनल मिनरल पॉलिसी वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।